Hello students, how are you? I hope so. Here once again, video is out. Welcome to Scholars Hub channel. तो हम आज स्टार्ट करने वाले स्मॉल सा टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक वी शुड नो सम हिस्ट्री, राइट। हमें कुछ की बातें भी पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है, एज यू नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। जैसे कि आपके सामने जो आपकी बुक है, आपके हाथ में जो पेन है या फिर पेंसिल है, या फिर आपके सामने जो टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। इन एज वी गो मैटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरी सिंपल एंड बेसिक यूनिट, दैट इज व्हाट इज इट? एटम, राइट। वो किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। वैसे ही मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, और यू कैन से दैट इट हैज 3 फंडामेंटल सब पार्टिकल्स। व्हाट आर दे? वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, जीरो चार्ज होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एटम, जैसे कि हमें पता है कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट एनर्जी लेवल आ रही है। फर्स्ट एनर्जी लेवल आ रही है, हम जनरली कहते हैं के शेल। फिर उसके बाद जो आएगी, फिर आएगी एल शेल, फिर उसके बाद एम शेल, देन एन शेल, राइट। तो वैसे ही नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीज करती जाएंगे, और वैसे ही एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी शेल्स की। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि द नियरेस्ट शेल टू इट इज द first shell and we called it as core shell, or you can say that except the outermost shell, the remaining shell we called it as core shell. तो outermost shell, ये जो outermost shell है, outermost shell, और you can say that outermost energy level है, तो आप उसे क्या कहोगे? वैलेंस शेल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वैलेंस शेल। द इलेक्ट्रॉन्स स्टेइंग इन वैलेंस शेल और द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एंड द शेल एक्सेप्ट द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज कोर शेल। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही शेल एक्स्ट्रा बताई है, एक्सेप्ट द आउटर मोस्ट शेल, उसे कहा गया है कोर शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर शेल। And the electrons present in, or you can say that electrons staying in core shell are known as core electrons. core electrons कहा जाता है, ठीक है, सही बात है। तो अभी हमें पता चल गया the electrons in outermost shells are valence electrons, right? तो हम जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट, we use these valence electrons for the reactions, राइट। यूज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जनरली जो हमारी स्टडी है वो बेस्ड होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ही बेस्ड होती है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड होती है। कई बार हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है इंसर्ट करवाते हैं एटम में, कई बार हम रिमूव करवाते हैं एटम से, वैलेंस शेल से रिमूव करवा देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द एनर्जी नीडेड और रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की जो जितनी एनर्जी लगती है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको सेट हो गया टारगेट, हमें क्या पढ़ना है? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन। सबसे पहले
हम इस डेफिनेशन को डिवाइड कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम है। कोई भी गैसियस एटम हो, कोई भी एटम प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर शेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वी कॉल्ड इट एज एन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आप नाम में ही दे सकते हो कि आयनाइजेशन में क्या आ रहा है, आयन वर्ड आ रहा है, आयन वर्ड आ रहा है। तो आयन वर्ड आ रहा है, तो जब भी हम एटम में से इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करवाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करते हैं, वी फॉर्म ए आयन इज फॉर्म्ड, आयन इज फॉर्म्ड। एंड व्हेन वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ये कोई भी एटम है ए, अगर इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करवाएंगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एन एटम ए, देन वी फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज आयन। एंड स्पेसिफिकली उस पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या नाम दिया जाता है, कैटियन। क्या नाम दिया जाता है उसको, कैटियन नाम दिया जाता है। सो फर्दर इधर लिखा है कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। समझ आया डेफिनेशन का मतलब, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली क्यों लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है रीजन। जब भी हम कोई एनर्जी एटम ए में एनर्जी देते हैं और जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो फॉर्मेशन होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन का, उसे कहते हैं कैटियन, और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। उसी एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है आप सबको बात। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, और यू कैन से दैट सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू कंसिडर करते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, राइट, 3 है। अगर एटॉमिक नंबर 3 है, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ K, L, M एंड N, तब कैसे लिखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे, K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव टू फॉरवर्ड शेल। L शेल में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे कितने टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंजमेंट कर दिया। मतलब जो फर्स्ट शेल है K शेल विच इज नियरर टू न्यूक्लियस, कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज है, 2। तो ये फर्स्ट शेल है, ये है अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। द फर्स्ट शेल इज K शेल। K शेल में कितने अरेंज करने, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इन लोगों ने अरेंज अभी इमेज में अरेंज हो गए। ठीक है, देन तो नेक्स्ट शेल L शेल में कितने अरेंज करने, 1। द नेक्स्ट शेल में ये जो L शेल है इसमें कितने अरेंज करने, 1। ठीक है, अरेंज कर दिए हमने। अभी हम ये क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करना है। तो व्हेन वी प्रोवाइड एन एनर्जी, जब हम यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वी कॉल्ड इट एज आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये जो वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्या हो जाता है, आउट, नॉकआउट हो जाता है, यहाँ से उसे निकाल देते हैं एटम में से। जब ये रिमूव होता है उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन। रिमूव हो गया, तो अभी जो Li+ आयन है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, Li+ आयन। आप देख सकते हो Li+ आयन में से अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Li+ आयन। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसे इक्वेशन के भी फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे होगा, लिथियम क्या फॉर्म होगा, Li+ आयन फॉर्म होगा, राइट, Li+ आयन फॉर्म होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है। तो Li+ आयन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, K शेल में, द शेल विच इज नियरर टू न्यूक्लियस। ये जो K शेल में उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे।
अब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर फिर से हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, हम फिर से क्या करें, इधर आयनाइजेशन एनर्जी दे ताकि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, तो क्या होगा, हमने क्या किया, अभी बना देते हैं। तो हमने क्या किया, इस Li प्लस में वापस से एनर्जी प्रोवाइड की, आयनाइजेशन दी, यहाँ पे क्या किया, प्लस का फॉर्मेशन कर दिया। क्यों ऐसा हुआ, Li प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन थे और Li2 प्लस में कितने होंगे, एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो मतलब यहाँ पे तो आयनाइजेशन एनर्जी यूज हुई उसे हम नाम देते हैं 1, यहाँ पे जो यूज नाम देंगे 2, ठीक है। पहले Li से Li प्लस का फॉर्मेशन किया, फिर Li प्लस से Li2 प्लस का फॉर्मेशन। लेकिन ये बात तो हमने कर दी, लेकिन हमें देखना है कि एनर्जी कहाँ ज्यादा लगी, कहाँ ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, आयनाइजेशन 1 फर्स्ट पार्ट में या आयनाइजेशन 2 सेकेंड पार्ट में। When you see that the electrons are present in valence shell, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, they are little bit away from nucleus, वो थोड़े से दूर पे है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का, वो है, इट इज प्रेजेंट, बट इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि वो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन क्या होता है, वो होता है, बट इट इज लेसर देन द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन के शेल, राइट, क्योंकि वो सबसे नियरर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन दोनों में होगा। तो या एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कम एनर्जी लगी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, फिर इसके वजह से यहाँ से जो उसको अलग करना, अपने वाले फ्रेंड से अलग करना, बहुत ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, तभी वो यहाँ से क्या है, रिमूव होगा, तभी हम क्या फॉर्म कर सके, ये Li2 प्लस आयन का फॉर्म हो सका। और अगर इसमें से ये लास्ट इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना है तो हमें और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो तब हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन भी क्या होगी, बहुत बहुत हाई होगी, क्योंकि इधर न्यूक्लियस का पूरा 3 प्रोटॉन्स है और 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन्स और वो उसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो। तो एज यू कैन सी दैट कि हम आयन से जब न्यूक्लियर चार्ज, उनके ऊपर जब चार्ज इंक्रीज होता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई होती जाती है। सो दीज आर नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि जब प्लस में आएगा, पहले हमने एटम से आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की, तब जाके क्या फॉर्म हुआ, Li प्लस आयन फॉर्म हुआ और एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, उस एनर्जी को हमने नाम दिया IE प्लस। क्या नाम दिया, IE प्लस नाम दिया, राइट। फिर से हमने ये Li प्लस एटम से Li प्लस लिया, फिर उसमें क्या किया, फिर से आयनाइजेशन एनर्जी दी ताकि वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाए, और इधर किसका फॉर्मेशन हुआ, Li प्लस 2 का, और उस आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कहा गया, आयनाइजेशन 2। अगर हमने फिर से अगर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, Li प्लस 2 में वापस आयनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे थर्ड नाम की, और वहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, Li प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कौन से आयनाइजेशन होगी, थर्ड, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन एंड is very too much high. So we say that the ionization energy required is maximum for third, then second, then first. I hope आप सबको क्लियर हो गया होगा। हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूवल करते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते जाते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है। इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते जाएंगे और प्रोटॉन्स की उनकी जो नंबरिंग है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। ये थी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज लूजली बाउंड फ्रॉम इट्स
gaseous atom to form a positively charged ion, right? तो देख सकते हो आप, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जैसे कि हमने किसके बारे में पढ़ा, लिथियम के बारे में, लिथियम के बारे में। ये है फर्स्ट आयनाइजेशन है IE1, ये है IE3, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। आप देख सकते कि जो 520 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 520 किलो जूल पर मोल, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कितनी 7298, और जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करने के लिए हम गए तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लगी, डेट इज 11,815 किलो जूल पर मोल, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी ताकि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी हम सेल से रिमूव कर सकें। These are the different data of different atoms and their ionization, ठीक है। and the last and simple, very simple question, think and solve the ionization energy जब हम प्रोवाइड करते हैं कोई भी एटम में, then the whole process is what, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। think, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो मैं बता देती हूँ। एक्सो मीन्स आउट एंड एंडो मीन्स इन। जब हम एटम में जब कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसे फॉर्म कर रहे हैं, आयन में फॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन में या कोई प्रोसेस में जब एनर्जी देते हैं टू कैरी आउट दैट रिएक्शन, वी कॉल्ड इट एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, वी कॉल्ड इट एज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ओके। जैसे कि अगर आप NaOH और HCl को मिक्स कर दो, लैब में जब जाओगे तब NaOH और HCl को मिक्स कर दो, देन यू विल फील दैट द बीकर इज हॉट, मीन्स द रिएक्शन इज इवॉल्विंग द हीट, वहाँ से हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, मतलब उस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन से रिलीज हो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक, ओके। आई होप आप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट आते तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।